आज का न्यूज़पेपर देखा आपने खोल के? अभी किसी ने नहीं देखा? ठीक है। आज पहले ही पेपर पे अगर आप देखोगे, एडवर्टाइजमेंट को छोड़ के बोल रही हूँ, तो वहां पे बिल्कुल बॉटम पे आया होगा कुछ ऐसे, देसी जीन एडिटिंग। सुना ये वर्ड तो पढ़ ही लिया होगा, देसी जीन एडिटिंग। अब इसके अंदर ना टेक्नोलॉजी अगर देखोगे तो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का मेंशन करा गया है। अभी तक एक टेक्नोलॉजी जैसे कार टी सेल थेरेपी, याद है आपको? किस चीज के लिए यूज कर रहे थे उसका? कैंसर को ट्रीट करने के लिए, मतलब कि अपने ही बॉडी के टी सेल्स का यूज करेंगे, बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे और क्योर कर देंगे। ठीक है, तो अब जो नाम आया है वो है आज क्रिस्पर कैस 9 का। अब ये जो क्रिस्पर कैस 9 है, इसके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड तो कर दूंगी, पर उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आपने एक बढ़िया सा डायग्राम ड्रॉ करना है अपने पास, और उस पेज को पूरा ऐसे याद कर लेना है कि मुझसे कोई क्रिस्पर कैस 9 पूछे भी तो मुझे पता होना चाहिए। अभी इंडिया के बिहाफ पे ये क्यों आया आर्टिकल? तो देसी जीन एडिटिंग का मतलब है इंडिजिनस फॉर्म ऑफ जीन एडिटिंग। और उसमें भी कौन कौन सी है, तो नाम जब आप पढ़ोगे बड़े सारे हैं। TNPS करके आएगा तो आप डर जाओगे कि ये ट्रोपोनोसैम क्या होता है, अजीब अजीब से नाम है। आपने जो आज पढ़ना है इसको हम चंक्स में ही करेंगे। आज मेन फोकस रहेगा क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी के ऊपर। साल में ये आती रहती है, आई थिंक मई मंथ के आसपास भी एक बार हमने क्रिस्पर कैस 9 को किया था, तो आज दोबारा से क्रिस्पर 9 कैस 9 के ऊपर जा रहे हैं। और इंडिया वालों ने प्लांट की ब्रीडिंग करवाई है इसमें। हम सभी फोकस कर रहे थे कि ह्यूमन बींग्स को साइड इफेक्ट्स आते हैं दवाइयों की वजह से, तो हमने जो करी है वो प्लांट ब्रीडिंग के केस में करी है, मतलब बेटर क्रॉप्स हमारे पास प्रोड्यूस हो सके। कई बार फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे शुगर केन का भी आपने सुना होगा, कवक लग जाती है, खराब हो जाता है पूरा शुगर केन, रिकवरी रेट उतना नहीं आ पाता। तो अब जो मेन फोकस है कि ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स पे हम फोकस करें या फिर एनिमल्स के ऊपर फोकस करें, अब प्लांट्स के ऊपर भी फोकस करना है। तो उसके लिए आपको ये क्रिस्पर कैस 9 पता होना चाहिए। TNPSM वो क्या चीजें हैं, उसको पार्ट्स में करना है, एक ही दिन सारी टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे, नहीं तो आपको टफ लगेगी। नंबर 1 आर्टिकल क्लियर, क्रिस्पर कैस 9, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले क्रिस्पर कैस 9 प्रीलिम्स यूपीएससी ने भी पूछा, जेके पीसीएस में भी इसको पूछा गया, जियो साइंटिस्ट के पेपर में भी इसको पूछा गया, क्योंकि अभी ये वाली टेक्नोलॉजी बिल्कुल नेसेंट स्टेज पे है, अभी इसके ऊपर ठीक ठाक R&D होने वाला है। तो ये बार बार आप लाइमलाइट में सुनते हो, आपको इसका पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही याद कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। क्लस्टर्ड, सी से क्लस्टर्ड आएगा, आर से आ गया रेगुलेटरी। रेगुलेटरी मतलब कोई रेगुलेशन भी करेगा, जब ये काम करेगी अपना तो उस टाइम पे कोई रेगुलेशन करने के लिए भी अवेलेबल है। आई से आ जाएगा इंटरस्पेस्ड, इंटर स्पेस्ड। अब यहां से क्या पता लग रहा है आपको कि बीच बीच में स्पेसेस आएंगे, स्पेस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पे स्पेसर वर्ड यूज करेंगे। जो यूनिक सीक्वेंस होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें वहां पे फोकस करना है जहां सेम सी चीजें होंगी, क्योंकि सेम चीजों में से थोड़ा सा डिफरेंस निकालना टफ होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका इंटर स्पेस्ड। फिर आएगा आपका नेक्स्ट ये IS, इंटर स्पेस्ड। पी से आ जाएगा पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपने पढ़े होंगे, जैसे मलयालम लिखते हो आप, मलयालम को फ्रंट से रीड करो लास्ट से रीड करो, इजी सेम ही आता है। वैसे मॉम कर लेते हैं यहाँ पे, इजी एग्जांपल हो जाएगा। फ्रंट से रीड करो लास्ट से रीड करो, सेम ही प्रोनाउंसिएट इसको करेंगे। वैसे कईयों का नाम नमन होता है, तो नमन को भी आप फ्रंट से रीड करिए या बैक साइड से रीड करिए, वो दोनों तरफ से सेम ही आएगा। डन, तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक, मतलब ऐसे कुछ सीक्वेंसेस आएंगे जो फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ से सेम ही आएंगे। एंड आगे लिखा है रिपीट्स, तो ये इन्हीं की बात करी गई है, पैलिंड्रोमिक रिपीट्स के बारे में बात करी गई है। देखो इसकी फुल फॉर्म में ही इसकी प्रिंसिपल मेंशन कर दी गई है। तो क्रिस्पर क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड मतलब बड़े सारे जीन्स एक साथ होंगे, मतलब हमें डीएनए तक पहुंचना पड़ेगा, और डीएनए का एक जब सेगमेंट निकाला था तो उसको ही क्या बोला था, जीन बोला था। तो मतलब बड़े सारी जीन्स का क्लस्टर आपको दिखाई देगा। रेगुलेटरी, कोई चीज उसके ऊपर रेगुलेशन कर रही है, चेक रख रही है, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा है सर्वेलियंस का काम करता है, उसी तरह से यहाँ पे भी कोई चीज होगी जो रेगुलेशन करेगी। देन आएगा इंटरस्पेस्ड, इंटरस्पेस मतलब दो तरह के पैटर्न आपको दिखेंगे, एक पैटर्न को स्किप करना है, फिर वो स्पेस काउंट होगा और फिर दूसरे पैटर्न पे दोबारा से फोकस करना है। पैलिंड्रोमिक, जैसे ये मॉम लिखा है या नमन लिखा है, फ्रंट से रीड करो या लास्ट से रीड करो तो सेम ही साउंड करता है। ठीक है, ये पता लग गया आपको फुल फॉर्म। आगे लिखा है कैस 9, ये कैस 9 क्या चीज है, इसको बोलते हैं वो, अब मतलब क्या है इसका, सीजर। यस, मॉलिक्यूलर सीजर। जैसे कैंची होती है पेपर को कट करने के लिए, कपड़े को कट करने के लिए, वैसे ही आपके जीन्स को अगर कट करना है तो उसके लिए एक मॉलिक्यूलर सीजर का यूज करा जाता है। नाम है इसका कैस 9। ये एक प्रोटीन की ही फॉर्म है। हाँ जी, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, यहां तक क्लियर? जल्दी से करना है मैसेज चैट बॉक्स में ऑनलाइन वालों ने भी।
जानवी कल के टेस्ट में 5th ऑफ सितंबर ऑनवर्ड सारा आएगा, 30th ऑफ सितंबर तक। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। हाँ जी, यहाँ तक की स्टोरी क्लियर। सुनो, थोड़ा डीप है, एक बार इसका मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलोंग विद द मैकेनिज्म, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर? सुन्नी हो गए हो, ठंड तो है ही नहीं इतनी अभी। यहाँ तक क्लियर? हाँ ठीक है। क्रिस्पर कैस9। अब सुनो, इसमें 3 टूल्स चाहिए होंगे आपको। कि अब ऐसे थोड़ी होगा सीजर उठाइए आपने जीन को कट कर दिया, इतना इजी प्रोसेस होता तो फिर R&D पे पैसे क्यों लगा रहे होते आज के टाइम पे हम। 3 टूल्स हैं, याद रखना। नंबर 1 इज गाइड RNA। बोला ना उसमें क्रिस्पर, आर से क्या था, रेगुलेशन, कोई चीज है जो देखता रहेगा चीजों को, तो गाइड RNA। दूसरा आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलर सीजर, जो कि है Cas9। अब जो सीजर है उसको भी तो डायरेक्शन देनी पड़ेगी ना कि कहाँ पे जाके कट लगाना है। अब DNA के ऊपर तो इतने सारे जीन्स थे, कोई आई का कलर कंट्रोल कर रहा था, कोई हाइट को देख रहा था, कोई कान की शेप देख रहा था, मल्टीपल चीजें थी जो सारी आपकी जीन्स कंट्रोल कर रही थी। तो ये जो Cas9 है इसको ऐसे कैंची की तरह ड्रॉ कर लो, याद रह जाएगा कि ये सीजर है। और उसके बाद तीसरी जो चीज चाहिए होगी वो है हमारा जीन। मतलब जीन के लिए पहुंचना है तो कहां पे जाना पड़ेगा, सबसे पहले DNA। सबसे पहले वो चेन आपको ध्यान में रखनी है कि हमारा एक सेल होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी जिसे कहते हैं, उसके अंदर क्या था, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस को भी बाहर निकाला था तो इसके अंदर क्या थे, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को भी बाहर निकाला था तो इसके ऊपर क्या था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं DNA। इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और जब इसका भी छोटा सा सेगमेंट निकाला था तो उसको क्या बोला था, जी। जो भी हमारी हरकतें होती हैं, जो भी हमारे फिजिकल फीचर्स हैं, वो सारे कौन कंट्रोल कर रहा है, यही जीन कर रहा है। और अगर इस जीन में कई बार डिफॉल्ट आ जाता है तो कोई बीमारी बन सकती है। एग्जाम्पल सिकल सेल डिजीज का मैंने दिया था आपको, कि जो सिकल सेल डिजीज होती है ये भी एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो जेनेटिक वर्ड जब बोला तो कहां पे प्रॉब्लम आई होगी, किसी जीन पे कोई प्रॉब्लम आ रखी थी। मतलब अगर ये जीन, इसके रिमूव करने से बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तब तो ठीक है, तब तो इसको काट ही देंगे यहाँ से कि बॉडी के अंदर एक फॉल्टी जीन था, इसको बाहर कर देते हैं और बॉडी फिर से नॉर्मल फंक्शन करने लग जाएगी, किसके बिना भी इंसान जी सकता है। पर कोई ऐसा जीन था जिसके बिना नहीं जी सकता। फॉर एग्जाम्पल कोई जीन बॉडी का कोई एंजाइम बना रहा है, अब बिना एंजाइम के तो बॉडी नहीं चलेगी, सप्लीमेंट्स भी कितने टाइम तक खाओगे, एक टाइम आएगा बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस आनी शुरू हो जाती है। और AMR भी आपका टॉपिक है आज का, उसको भी देखते हैं। तो हम क्या करेंगे उस केस में, इस जीन को हमें करना पड़ेगा रिप्लेस। रिप्लेस किसके साथ करेंगे, एक हेल्दी जीन के साथ। तो अपने पास चॉइस है यहाँ पे। अगर तो ह्यूमन बॉडी इसके बिना अपना काम निकाल सकती है तो इसको कट करो और फेंक दो, मतलब ये फॉल्टी जीन था, इसको निकाल ही दिया आपने बॉडी से। पर अगर इसके बिना काम नहीं चलेगा तो आपको ये जो थर्ड वाला टूल लिखा है इसको इंट्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, यानी कि हेल्दी जीन भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। हाँ जी नितिन। हाँ यही तो बताया कि अगर इसके बिना, हाँ अच्छा ग्लू भी था, यस यस यस, नहीं लाइगेज तो है ही नहीं, नहीं जो टूल है वो ये 3 ही थे, तीसरे वाला ऑप्शनल था, ये वाला। देखो मैंने क्या समझाया अभी, अब बातें सुनिए, आप उसी पे अटक गए, तब से आपने सुना ही नहीं आगे। लाइगेज वो आ रही हूँ, अभी मैंने डायग्राम भी ड्रॉ नहीं करा है, सुन लो ध्यान से पहले। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर बिना जीन के काम चल जाएगा तो नहीं है आपको दोबारा से यहाँ पे रिप्लेस करने की जरूरत, मतलब ऑप्शनल है वो। अगर चाहिए तो फिर आपको लगाना ही पड़ेगा। तो मतलब जहां पे चाहिए वहां पे जीन आ गया तीसरा टूल, जहां पे नहीं चाहिए वहां पे आप रिमूव भी कर सकते हो, फिर 2 ही चीजें आपको चाहिए थी। जो लाइगेज आप बोल रहे हो, जब हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस टाइम पे चिपकाना भी तो पड़ेगा किसी चीज से, तो वो जो मॉलिक्यूलर ग्लू होता है दैट इज लाइगेज। अब डायग्राम से सुनना इसको, यहां तक बताओ स्टोरी क्लियर। हाँ जी हाँ जी पायल, हर टाइप की डिजीज के लिए। और जो अभी इंडिया ने एडवांसमेंट अचीव करी है वो देसी जीन एडिटिंग, वो प्लांट के लिए है, मतलब प्लांट के DNA को भी ट्वीक करा जा सकता है। ठीक है ओके। गरिमा Cas9 कुछ नहीं है, Cas9 एक कैंची है जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूल्स को कट करने वाली सीजर को बोल देते हैं Cas9। Cas9 है क्या, तो प्रोटीन का ही बना हुआ है ये, प्रोटीन। अब देखो आपकी डेफिनेशन में क्या लिखा था, क्लस्टर्ड रेगुलेटरी, तो रेगुलेटरी वाली जो चीज है यहाँ पे आपको दिख चुकी है। फिर आगे क्या था, आई से इंटरस्पेस्ड, वो तो अभी नहीं दिखे यहाँ पे। आगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस था, वो भी यहाँ पे नहीं दिखा। अभी आपको सिर्फ टूल समझ में आए कि 3 टूल इसमें यूज होंगे। क्लियर यहाँ तक, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे DNA जब बाहर निकालती हूँ तो हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, ऐसे ही ड्रॉ करते हैं ना बार बार, इस तरह से इस तरह से, मतलब 2 लाइंस है यहाँ पे, तो दोनों लाइंस को अगर खोल के लिख देंगे तो जैसे मैंने इसके ऊपर लिखा नमन, यहाँ पे नमन, यहाँ पे भी सेम ही लिख दिया नमन। तो आप ऊपर वाले स्ट्रैंड पे रीड करो,
या फिर नीचे वाले स्ट्रैंड पे रीड करो, ये दोनों तरफ से सेम ही है। यहां से नमन पढ़ लो, यहां से नमन पढ़ लो, दोनों ही सीक्वेंसेस सेम है। 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि हमारे स्ट्रैंड्स भी कितने हैं डीएनए के अंदर? 2। पर मैं आपको समझाऊंगी एक ही स्ट्रैंड के ऊपर, क्योंकि नहीं तो अपने लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। पर आपको पता लग गया ना, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, इसी वजह से मैंने 2 बार आपको लिख के बताया। अब आते हैं जो डीएनए की कॉम्पोजिशन थी, क्या क्या थी? एडेनिन थी। हमेशा याद रखना ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, सॉरी डबल बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, ठीक है। दूसरा आपका साइटोसिन, ये कितने बॉन्ड बनाता है? ट्रिपल। ये बनते हैं ग्वानिन के साथ। ये तो हो गया स्टेट एग्जाम का क्वेश्चन कि एडेनिन थाइमिन ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, साइटोसिन ग्वानिन ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। अगर क्रिस क्रॉस हो गया, बीमारी पक्की है, ठीक है। मतलब हमारे पास जो डीएनए होता है इस तरह से, इसमें कैसे सीक्वेंस बने होते हैं? ए के साथ डबल बॉन्ड टी, जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड सी, सी के साथ डबल बॉन्ड टी, ये ठीक है। ये फॉल्टी चीन है, तो मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ से कोई डिजीज जो है वो इमर्ज करेगी। लग गया ना आइडिया? ए के साथ हमेशा टी, जी के साथ हमेशा हमेशा सी। किस ट्रेंड के ऊपर लगा है वो वेरी कर सकता है, वो मैटर नहीं करेगा। यहां तक क्लियर स्टोरी? ठीक है। हाँ, 5 to 3, 3 to 5 डायरेक्शन वो आपने नहीं करनी है, वो मेडिकल वाले बच्चों के लिए होती है। बस आपको स्ट्रेंड याद रखने हैं। डायरेक्शन बोल रहे हैं, ये 5 to 3 डैश लगाते हैं, 3 to 5 डैश लगाते हैं, उसको छोड़ दो। अब 2 स्ट्रेंड थे, मैं आपको एक ही स्ट्रेंड पे समझाऊंगी, ध्यान से सुनते चलना। एक वर्ड वहां पे क्या लिखा था? इंटरस्पेस्ड, याद है? क्रिस्पर में ही था ना ये, इंटरस्पेस्ड IS से। तो मतलब कुछ चीजें हैं जो आपस में यहाँ पे सेम ही रहेंगी। जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया, अब मैंने थोड़ा सा गैप दिया, मैंने यहाँ पे फिर से सेम कलर से ड्रॉ करा, मैंने थोड़ा सा और गैप दिया, सेम कलर से ड्रॉ किया, थोड़ा सा और गैप, सेम कलर से ड्रॉ, थोड़ा सा और गैप, सेम कलर से ड्रॉ। मतलब इस तरह से हमारा ये डीएनए जो 2.2 मीटर का होता है, सोचो सेल के अंदर एक 2.2 मीटर का सब्सटेंस है, ऐसा सेल जो दिखाई नहीं दे रहा है हमें नेकेड आई के साथ। हिस्टोन प्रोटीन होती है उसके ऊपर, वो पूरा कोइल्ड होता है, आपको नहीं दिखता है वो नेकेड आईज के साथ। चलो ये क्लियर चीज। अब देखो यहाँ पे स्पेस भी है, तो ये स्पेस खाली तो नहीं होगा। अगर स्पेस खाली होएगा तब तो जीन लपटे मारेंगे एक दूसरे की जगह पे, फिर तो बॉडी का पता नहीं क्या ही बनेगा। अब इसमें भी आपको जीन ड्रॉ करने हैं, पर मल्टीपल कलर्स हम लेंगे इसमें, इस तरह से। ये यूनिक नेचर में होते हैं, मतलब मल्टीपल कलर्स आप कितने भी ड्रॉ कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मत सोचना कि ये पेपर में नहीं आता, मेरे को पता है क्या आएगा पेपर में, आप करो। ये आ गया व्हाइट कलर, ये येलो लगा लेते हैं एक, मतलब समझ के ना, मैंने यहाँ पे मल्टीपल कलर्स लगाने थे इस तरह से। ग्रीन कलर उठा लेते हैं। अब देखो हुआ क्या, ये जो गैप्स बन रहे हैं ना, ये वाले, ये जो गैप्स बने, इनको बोलते हैं स्पेसर। प्रॉब्लम इनमें भी हो सकती है, पर हमें फोकस करना है रेड वाले पे। इसमें आपको इजीली समझ आएगा कि गाइड आरएनए कैसे फंक्शन करता है, वो जो रेगुलेटरी वर्ड आया था उसमें कैसे फंक्शन करेगा। इनको बोलते हैं स्पेसर, याद रखना। फिर बन गया ना शब्द इंटरस्पेस्ड, तो जो फुल फॉर्म के अंदर IS लिखा था वो यहीं से ओरिजिन करता है, इंटरस्पेस्ड। स्पेसेस बने हुए हैं बीच बीच में, जो यूनिक सीक्वेंसेस होते हैं। यहाँ पे सारे जीन यूनिक होंगे। अब देखो यहाँ पे रेड रेड कलर के हैं, पर ये सारी चीजें किसी अलग चीज को कंट्रोल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जीन है, हो सकता है ये आपके आई कलर को कंट्रोल कर रहा है। अगला ही जो जीन है वो शायद सिकल सेल डिजीज को रोकने वाले जीन के ऊपर फोकस कर रहा है। अगला जो जीन है वो शायद उस एंजाइम को बना रहा है, जैसे अमाइलेज एंजाइम अभी तक आपने सुन लिया होगा, शायद उस अमाइलेज एंजाइम को बनाने का काम कर रहा है। पर दिक्कत क्या आ रही है, सारे सेम से दिख रहे हैं, सारे रेड कलर के हैं, पर यहाँ पे मल्टीपल कलर्स हैं। मतलब जो सीक्वेंसेस होंगे ATCG के, वो यूनिक होंगे यहाँ पे, तो आप इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जहां पे ये सीक्वेंस सेम रहता है, सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे आएगी ना। यहाँ से मैं आपको बोलूं ब्लू कलर दिख रहा है, आप बोलोगे दिख रहा है स्काई ब्लू कलर, देन येलो कलर, येलो भी दिख रहा है, व्हाइट भी दिख रहा है, पर अपने को रेड कलर के अंदर मैं बोलूं कौन सा जीन, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया, ये जो येलो वाला है ये हाइट को डिसाइड करता है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर है ये आपके स्किन कलर को डिसाइड करता है। तो मैंने बता दिया कि ब्लू कलर स्किन से रिलेटेड है, जो येलो कलर है वो हाइट से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको दिख रही हैं चीजें, पर रेड कलर के अंदर भी मैंने आपको बताया, पर कौन से वाला रेड, अब इसके लिए तो आपको सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा। इसी वजह से बनाई गई CRISPR-Cas9, एक ऐसी कैंची बनाई गई जिसको बोला कि जब इस वाले केस के अंदर कोई फॉल्टी जीन है, मान लो ये वाला जो जीन है ये सिकल सेल डिजीज को कंट्रोल कर रहा था, इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है ABCD रीजन की वजह से, या तो जेनेटिक्स में ही पास हुआ या फिर म्यूटेशन हो जाती है, डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो सकती है। यानी कि जो आपका डीएनए था इस तरह से यहाँ पे बनना चाहिए था A के साथ T, पर T की जगह पे क्या आ गया?
सी, म्यूटेशन। म्यूटेशन अच्छी भी हो सकती है, अगर अच्छी हुई तो आप अडेप्ट कर जाओगे। कल को ऐसी म्यूटेशन बॉडी के अंदर हो जाए कि आप किसी भी क्लाइमेट जो डाइवर्सिटी है उसको टॉलरेट कर सकते हो। अच्छी म्यूटेशन होगी ना, अडेप्ट कर गए आप। पर वहीं पे अगर ऐसी म्यूटेशन हो जाए जिससे कोई बीमारी प्रोड्यूस होती है तो वो नेगेटिव म्यूटेशन है। तो म्यूटेशन अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ज्यादातर आप सुनोगे ये बुरी ही होती है, डिजीज वगैरह ज्यादा लीड करती है। चलो एवोल्यूशन को छोड़ देते हैं अभी के लिए। यहां तक बताओ, स्टोरी क्लियर? ये जो रेड वाले सीक्वेंस थे जिनका कलर सेम है, वहां पे कोई फॉल्टी जीन बैठा हुआ है। अब इसको ढूंढना कैसे है? अब बताओ मुझे, तीन टूल आपने पढ़े, गाइड आरएनए, कैस9 और जीन। क्या चाहिए होगा यहाँ पे? गाइड आरएनए, वेरी गुड। राइबोसोम का याद है, आपने एक मैसेंजर फॉर्म ऑफ आरएनए पढ़ा था। इसका काम क्या होता था? मैसेज कैरी करना। यही वाला एमआरएनए होता है जो गाइड आरएनए की तरह एक्ट करता है, क्योंकि सेल के अंदर पूरा घूमता रहता है। कभी इसने कोई सामान नहीं ढोया, इसकी कोई एनर्जी नहीं लगी, बस एक इन्फॉर्मेशन पास करनी होती है कि कौन सा अमीनो एसिड चाहिए। तो ये जो एमआरएनए है इसी का यूज करा और इसको नाम दे दिया गाइड आरएनए, क्योंकि इसको सेल के बारे में सारी चीजें पता है। इसको इस तरह से ट्रेन करा जाएगा कि ये फॉल्टी जीन को अंदर जाके ढूंढेगा, मतलब घर के अंदर जाएगा, वहां पे देखेगा कि कहाँ पे फॉल्टी जीन है। समझ रहे हो? ये चेक करता है वो एमआरएनए, जो गाइड आरएनए है। यहां पे जैसे पहुंचा, अब ये थोड़ी काटेगा फॉल्टी जीन को, काटेगा कौन? वेरी गुड, मॉलिक्यूलर सीजर, कैस9 इसको कट करेगा। इसने जगह आइडेंटिफाई कर ली कि कहां पे लोकेटेड है। अब ये बोलेगा कि भेजो अपनी कैंची, जो कि मॉलिक्यूलर सीजर थी जिसका नाम है कैस9। अब कैस9 को बोलेगा जाके वहां पे कट लगाओ। कैस9 आएगी, इसने कट लगा दिया। अगर, अब यहाँ पे कंडीशन बनेगी, अगर तो इस जीन के बिना जिया जा सकता है तो यहाँ पे कोई अलग जीन लगाने की जरूरत नहीं है। पर अगर ऐसा जीन था फॉल्टी जिसके बिना शायद उस इंसान की डेथ भी हो सकती है, या फिर वो शायद अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से नहीं जी सकता, तो उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि इसकी जगह पे क्या लगाओ? अब हेल्दी जीन। अब यहाँ पे लगेगा हेल्दी जीन, और जो हेल्दी जीन अब चिपकाना भी तो पड़ेगा, तब जाके फिर यूज होगी आपकी मॉलिक्यूलर ग्लू, यानी कि मॉलिक्यूल को टच करवाने वाली ग्लू जो होती है, गोंद जो होती है, जिसका नाम है लाइगेस। फिर जाके लाइगेज यूज होगा। ठीक है, बहुत बड़ा आर्टिकल आ रखा है आज के फ्रंट पेज के बिल्कुल बॉटम में, और बैक साइड टर्न करोगे तो आधा पेज उसी से भर रखा है। तो मतलब एक दिन में तो नहीं समझ आएगा, तो हम इसको चंक्स में ही करेंगे। एक दिन बस रीड करना है, आज टेक्नोलॉजी को समझ लो। लग गया पता थोड़ा सा क्रिस्पर कैस9 क्या चीज थी ये? तो ये वर्ड देखना, वहां पे बार बार लिखा हुआ है रिपीटेड तरीके से। इंडिया ने जो डेवलपमेंट करी है वो है देसी फॉर्म ऑफ जीन एडिटिंग। देसी से यहाँ पे मतलब है कि प्लांट्स के अंदर भी हम क्या करेंगे? क्रिस्पर कैस9 के यूज करके डीएनए में कटिंग्स करवाएंगे, ताकि बेटर क्रॉप्स हमारे पास डेवलप हो सके जो रेजिलियंट नेचर की हो। हाँ जी, क्रिस्पर कैस9 डन। ऐसे नहीं होता, रुको एक मिनट रुको, हर किसी में नहीं करते। जो फॉल्टी जीन होता है, इसका मतलब जो आप बोल रहे हो, देखो जब भी फॉल्टी जीन बनता है, एक तो रीजन हो सकता है कि ये जेनेटिक्स से ही पास हुआ। जेनेटिक्स मतलब वो जो उसके पेरेंट्स से उससे पास हुआ। पर जब आप प्लांट्स की बात कर रहे हो, प्लांट्स के केस में कैसी रिप्रोडक्शन होती है? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब इंटरकोर्स की जरूरत नहीं है, पर फिर फ्लावर्स में तो पॉलन और ओवरी चाहिए होती है, पॉलिनेशन वहां पे करवानी पड़ती है। अब यहाँ पे पिछला प्लांट देख लिया जाता है कि इस क्रॉप के अंदर क्या फर्क पड़ा है। अब देखो ये थोड़ा सा डीप जाएगा, सुन लो आप भी। यहाँ पे जब सेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, गाइड आरएनए का यूज करेंगे, तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि फॉल्टी जीन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। म्यूटेशन जब करवाई, म्यूटेशन अब ये बाहर चल रही है सारी प्रोसेस, लैब के अंदर ऐसे प्रॉपर माइक्रोस्कोप लगा होगा, डाइसेक्शन मशीन्स आपके पास लगी होंगी। बहुत छोटे लेवल पे चला गया वो, आप सोच भी नहीं पाओगे उतने छोटे लेवल पे हम जा चुके हैं। बड़े बड़े से स्पेक्स लगाए होते हैं, उसके आगे कुछ नहीं है, मैग्नीफाइंग ग्लास भी लगे होते हैं ताकि आप बेटर रीड कर सको चीजों को। अब जहां जहां पे भी फॉल्टी जीन होगा, गाइड आरएनए गाइड करता रहेगा, यहाँ पे फॉल्टी जीन लोकेटेड है, यहाँ पे फॉल्टी जीन है। एक होगा एक भी कट होगा, दूसरा होगा दूसरा भी कट करेगा, दैट्स इट। अब हमने तो बोल दिया इसको इजीली, प्रोसेस उतना ही टफ है। और जो जीन एडिटिंग इंडिया में भी करी वो बिल्कुल पाइनियर स्टेज है, पहला स्टेप हमने उठाया है कि हम प्लांट के केस में भी इसका यूज करेंगे। अभी करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको चीजें पता लगेंगी। मतलब डीएनए के अंदर चेंजेस मेनली फोकस करा जाता है, वो वाला डीएनए जो आपके न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऑर्गेनेल होती है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए लोकेटेड होता है, जिसका लेना देना ज्यादातर ह्यूमन बीइंग के साथ है, प्लांट्स के केस में नहीं आएगा। तो वो फॉल्टी जीन डिसाइड करेगा कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, वहां पे आपको कट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो सेल डिवाइड करेगा
सेल की डिवीजन होती है ना, हम छोटे से बच्चे थे एक टाइम पे, फिर थोड़े बड़े हुए, तो सेल तो डिवाइड करे होंगे, ग्रो भी करे होंगे, पर ऐसा थोड़ी है कि पेड़ों की जितनी हाइट हमने अटेन करी वो चीज पॉसिबल नहीं है। अब इसके अंदर अगर फॉल्टी जीन था तो ये सेल तो डिवाइड कर जाएगा, और जब सेल डिवाइड करेगा तो मतलब एक और सेल बन गया, दो, और बॉडी के अंदर या प्लांट के अंदर तो मिलियन ऑफ सेल्स होंगे। तो जो फॉल्टी जीन को आइडेंटिफाई करने वाला काम है वो गाइड आरएनए का है। तो मतलब बहुत पीक लेवल पे चलती है ये वाली प्रोसेस, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है, टाइम लग जाता है। इवन जब ये टेक्नोलॉजीज यूज करी गई तो एक ही पेशेंट के ऊपर लगभग 1 साल 2 साल ये भी लग सकते हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि टाइम को रिड्यूस करना है, 3 महीने के ऊपर आना है सबसे पहले, फिर 15 दिन, फिर एक टाइम आएगा जब ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल बेसिक सी यूज करी जाएगी। तो मतलब जहां पे फॉल्टी जीन होगा उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सेम इज द केस फॉर प्लांट्स। और किस में, नहीं, ह्यूमन पे तो कर दिया है शुरू, बीमारियों को, जो कैंसर ट्रीटमेंट है आपका, और भी एबीसीडी जेनेटिक डिजीज आ रही है आज के टाइम पे। जैसे कैंसर के लिए एक सेग्रीगेशन कर दी कि क्रिस्पर कैस9 का एक काम कर लेते हैं, कैंसर के अलावा जितनी भी जेनेटिक डिजीज है उसके लिए क्रिस्पर कैस9 का यूज कर लेते हैं। और जो कार्टी सेल थेरेपी साथ के साथ ही आई थी ये दोनों, जैसे क्रिस्पर कैस9 पहले आया था, कार्टी बाद में आ गया था, कि कार्टी सेल थेरेपी का हम मेनली यूज करेंगे उन बीमारियों में जहां पे इम्यून सिस्टम का सबसे ज्यादा रोल रहेगा, मतलब जहां पे टी सेल भी अटैक कर सकते हैं। जेनेटिक वाली प्रॉब्लम में टी सेल क्या ही करेगा, वो तो आपको बचा रहा था ना किसी चीज से, अनटिल और अनलेस कोई ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, सेल भूल जाता है कि ये मेरे ही सेल है और उसको मारना शुरू कर देता है। तो कार्टी सेल थेरेपी मेजोरिटी ऑफ द केसेस में कैंसर वाली प्रॉब्लम्स में यूज होगा। मैंने वर्ड यूज करा मेजोरिटी, मतलब अकेला कैंसर के लिए नहीं होगा, आप और चीजों के लिए भी यूज कर सकते हो। पर जो क्रिस्पर कैस9 की प्रॉपर्टीज निकल के आई उसमें देखा कि ये तो मेनली फोकस कर रहा है जीन्स के ऊपर। तो वो वाले कैंसर जो ऑन्कोजीन की वजह से एक्टिवेट हुए थे वहां पे तो क्रिस्पर कैस9 को भी आप यूज कर सकते हो। पर हमने बोला कि इसको डेवलप करेंगे हम इन द फील्ड जहां पे कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम आ रही है, जहां पे म्यूटेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे क्रिस्पर कैस9 का यूज कर लेंगे। अगेन, कैंसर फॉर्म हुआ था बिकॉज ऑफ जीन ऑन्कोजीन, सभी के सेल्स के अंदर ऑन्कोजीन प्रेजेंट है, पर जिसका एक्टिव होता है उसको ट्यूमर बन सकते हैं। अब ट्यूमर भी आपके मल्टीपल होते हैं, कईयों का बिनाइन स्टेज में रह जाता है, कईयों का मेलिग्नेंट होता है। मेलिग्नेंट नाम से पता लग रहा है डेंजरस ही होएगा, तो हाँ, तो वो चीज वेरी करेगी यहाँ पे। लग गया थोड़ा सा आइडिया, दैट इज क्रिस्पर कैस9। बाकी लैब में नहीं हम जा सकते, वो कोई फायदे का भी नहीं है। हाँ, बाकी अगर किसी ने बायोटेक वगैरह करी है उनको थोड़ी सी डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो आप अपने ऑप्शनल्स में देखते हो फिर। ठीक है, ओके। कटिंग के बाद नहीं डल रहा है तो कटिंग, हाँ, आज नहीं नहीं, मिक्स है, इकोनॉमी भी है। ऐसे नहीं होगा, सुनो, ये पता नहीं हो क्या रहा है, तुम सभी को डर लग रहा है ऐसे कि बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं, अजीब अजीब से सवाल आ रहे हैं आजकल सभी के। अच्छा, तो दोबारा तो देखनी है। अब हमेशा ऐसे नहीं होगा कि बहुत सुंदर सुंदर आर्टिकल आए हैं, इंटरेस्टिंग आए हैं, कभी कभी आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। पर अंडरस्टैंडिंग एक ही बारी बना लो कि दूसरी बार दोबारा ना पढ़ना पड़े, इस तरह से। ठीक है, क्रिस्पर कैस नहीं, आई थिंक इस साल मैंने ये चौथी या पांचवी बार करवाई, मतलब इतनी बार ये न्यूज में आई है रेपिटेशन तरीके से, मुझे ये चीज आपको बतानी थी। हाँ, यस, आपने एक दिन रेगुलेटरी भी करा था, वो पहले मिला था जो आप बोल रहे हो। इस बार किस पे मिला था? इस बार टी सेल्स के फील्ड में मिला है, जिसमें रेगुलेशन का काम दिखा। रेगुलेटरी टी सेल्स, रेगुलेटरी टी सेल्स। चलो जी, कटिंग के बाद अगर रिप्लेसमेंट में हेल्दी जीन नहीं डल रहा है तो कटिंग से जो स्पेस क्रिएट होगा उसका, नहीं सुरेंद्र, ये टेक्नोलॉजी पूरी स्टडी कर ली है। जब आपने कट करवा दिया तो आपको वो जोड़ना भी आता है। ठीक है, ये फिर टेक्नोलॉजिकल एरर होएगा, बाकी स्पेस खाली नहीं रहेगा वहां पे। स्पेस तभी खाली रखेंगे इन केस जीन खराब था, अदरवाइज नहीं रखेंगे। कौन चीज? ये मतलब बॉडी पूछ रहे हो? आईसीएमआर वगैरह सारे इन्वॉल्व हैं इसमें, सारे स्टडी करेंगे। हाँ, शीप क्या? वो क्लोनिंग है, हाँ। कोई अगर पूछ रहा है, वो क्लोनिंग है, क्लोनिंग भी टेक्नोलॉजी की एक फॉर्म है। ईशा कल दोबारा से आएगा, ये कल थोड़े से इसके बेसिक पॉइंट्स देखने हैं हमें, पर कल टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे। फिर रिकॉर्डेड देख लेना एक बार दोबारा से, मैंने वैसे काफी डीप समझाने की आपको ट्राई करी। लग गया थोड़ा सा आइडिया? बाकी आप में से सारे आई थिंक ह्यूमैनिटी के मैक्सिमम है। कितने हैं जो मेडिकल वाले हैं? स्पेसिफिक अगर बॉडी याद रखनी है तो ये सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कटक का। कटक कहाँ पे, कहाँ आएगा कटक? कितने वो, कटक, कटप्पा नहीं, CUTTACK, बस खत्म। मैंने ICMR बोल दिया ना, वो मेडिकल वाला आ गया, ICAR एग्रीकल्चर वाला, ICAR। कटक ओडिशा,
हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड ऑनलाइन, ओडिशा। हाँ, अटक से कटक वो आप मैसूर के टाइम पे पढ़ते हो। मैसूर की मराठास, मराठास। हाँ जी, ऑनलाइन आईसीएआर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। और उनकी भी जो बॉडी, उसका हेडक्वार्टर तो दिल्ली आ जाता है ना फिर, तो उसकी भी बॉडी कौन सी आएगी, तो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कटक में लोकेटेड है। हाँ जी, ऑनलाइन, ठीक है। हाँ, बस आइडिया लगा लो, पूरा तो इतना डेप्थ में कोई नहीं पूछेगा, पर क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। सीड, सीड नहीं बोल सकते, सीड दिखाई देता है आपको, विजिबल होता है। जीन की प्रॉपर्टी और सीड की दोनों डिफरेंट होती है। मतलब सीड बिल्कुल ही डिफरेंट आ गया, वो ओव्यूल से फॉर्म हुआ है, कहाँ पे उसका भी एक सेल निकालोगे उसमें आपको जीन मिल जाएगा। तो जीन तो बिल्कुल ही स्मॉल लेवल पे बात कर रहे हैं, माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, डिफरेंट आ गए। इवन जो सीड की फॉर्मेशन है वो भी जीन की वजह से है, पर सीड से जीन फॉर्म नहीं होएगा, वो वाला जो जैसे आप वेन डायग्राम बनाते हो वो वाली कंडीशनिंग है। जैसे एंजाइम है वो जीन से बन जाएगा, पर सीड से एंजाइम नहीं बनेगा, तो दोनों डिफरेंट है। हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन बिल्कुल। लग गया ना इसके बारे में आइडिया। हाँ, सीड थोड़ी, सुनो, जिंदगी शुरू होती है एक छोटे से सेल से, ठीक है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस भी था, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भी था, और इसके अंदर डीएनए भी था, और इसके अंदर एक छोटा सा जीन भी था। अब जो बॉडी के अंदर हर एक फीचर डेवलप करेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ जीन। तो सीड थोड़ी बना पहले, एक पहली बारी में नहीं बना, पहले एक सेल ही बनती है, फिर उसके अंदर जीन है, जीन फिर सारी चीजों को डिसाइड करेगा। जैसे मेकअप करते हैं ना हम बॉडी के ऊपर, तो एक आपने वर्ड भी सुना होगा इसके लिए, फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है हम बाहर से कैसे दिखाई दे रहे हैं। दो आंखें दिख रही हैं, दो कान दिख रहे हैं, एक नाक है। वैसे हमारे ऑर्गन भी होते हैं, लीवर कुछ ऐसा जैसा दिखता है आपको, तो वो लीवर की फिनोटाइप है कि बाहर से कैसे दिख रहा है। फिर एक आता है जीनोटाइप, मतलब उसका जेनेटिक मेकअप कैसे है। तो सीड आपको सब जगह पे नहीं मिलेगा प्लांट के केस में, और जो जीन होगा वो हर एक सेल के अंदर मिलेगा। तो मतलब दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है वो किसी भी एंगल से। जीन कंट्रीब्यूट कर रहा है कोई भी चीज बनाने में। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ पे बनने हैं, हमारा पेट कहाँ पे बनना है। अगला जब बच्चा डेवलप होता है सेम ही आता है ना, जैसे पिछली जनरेशन थी, ऐसे थोड़ी होता कि टांगों की जगह पे बाजुएं लग जाती हैं, बाजुओं की जगह पे टांगे आ जाती हैं, या सिर की जगह पे पेट आ जाते हैं, पेट की जगह पे सिर। क्यों? क्योंकि वो जीन्स प्रेजेंट थे जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके बैठे हुए थे इनसाइड अवर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। डन, ठीक है। अब इसको करने से पहले एक और आर्टिकल आज आ रखा है, विच इज अबाउट AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। मैं सच्ची बोल रही हूँ, इसके ना मैं नोट्स आपको दे दूंगी पूरे डिटेल में, मैंने तो पीपीटी में ऐड करने हैं, पर दिक्कत कहाँ पे आएगी आपको समझ नहीं आएगा, तो डायग्राम से समझोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब एक आता है AMR, ए से आ गया एंटी, एम से आ गया माइक्रोबियल, और आर से आ गया रेजिस्टेंस। इसका मैं एक ही एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ हमेशा, वो मच्छर वाला जो एग्जाम्पल है। एक टाइम था जब मच्छर बनने लगे। क्यों बने थे मच्छर? गंदगी से आए थे ना, ये पता तो चला ही नहीं इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ। एकदम से सेल्स आए, फिर सेल से कुछ अजीब सी आवाज करने वाली चीज निकल के आती है जो कि मच्छर था। अब मच्छर को मारना जरूरी हुआ, क्योंकि मलेरिया जैसी प्रॉब्लम्स ये सारी इमर्ज करने लगी, डेंगू आने लगा। खैर मच्छर ने डायरेक्टली नहीं कैरी करा था, पर उसके वेक्टर की फॉर्म में वो एक्ट कर रहे थे। तो अगर मच्छर ही नहीं होएगा तो बीमारी भी आगे नहीं फैलनी थी। अब मच्छर को मारने के लिए आप पहले ग्रीन कलर की कोयल, आपको उससे भी पहले चलते हैं, पहले काउ डंग्स का यूज करा जाता था, है ना। इसको जला दिया जाता था, धुआं निकलता रहता था, एमिशन आपकी बॉडी में भी जा रहे हैं, साथ में मच्छर भी मर रहे थे साइड में। पर मच्छरों ने म्यूटेशन कर ली। म्यूटेशन का मतलब उन्होंने अडेप्ट करने के लिए अपने जीन्स को, जैसे हमें बोला जाता है ना कि थोड़ी देर बैठे रहो आदत पड़ जाएगी। जब सिटिंग आप बनाने लगते हो, शुरू में आधा घंटा भी नहीं बैठा जाता, फिर 1 घंटे बैठने लगते हो, 5 घंटे हो जाते हैं, 8 घंटे हो जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं करने हैं, 8 बधेरे हैं। तो इतनी सीटिंग जो आपने बनाई वो कैसे बनी? प्रैक्टिस के साथ। वैसे ही जो जेनेटिक मेकअप होता है मच्छरों का, वो भी क्या करेगा? चेंज कर जाएगा, यानी कि म्यूटेशन कर जाएगा, कि अब कौ डंग आप जितना मर्जी जला लो, इससे मच्छर की डेथ नहीं होने वाली थी। फिर आप थोड़ी केमिस्ट्री लैब की तरफ गए कि केमिकल्स का यूज करके कोई चीज बना लेते हैं। फिर आपने बनाई ग्रीन कलर की कॉइल। देखिए सभी ने ग्रीन कलर की कॉइल, इसको जला दिया जाता था, जैसे मच्छर की आवाज आनी बंद हो जाती थी तो जल्दी से थोड़ा सा बंद भी कर दिया जाता था कि अगले दिन दोबारा यूज हो जाएगी। अब मच्छरों ने देखा कि अच्छा ये केमिस्ट्री लैब से कुछ लेके आए हैं, मच्छरों ने दोबारा क्या डेवलप कर ली? म्यूटेशन, यानी कि अडेप्ट होते जा रहे हैं। म्यूटेशन इनकी हल्की हल्की, अब देखो छोटा जितना ऑर्गेनिज्म होगा म्यूटेशन उतनी ही क्विक होती है। जैसे वायरस है, और भी छोटे साइज के आगे उनमें म्यूटेशन और भी फास्ट हो जाती है। तो इन्होंने फिर से म्यूटेशन करी। अब म्यूटेशन करी तो अभी एक कॉइल आप जितनी मर्जी जला लो एक कमरे में, 3 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको चक्कर आ जाएंगे पर ये मच्छर नहीं मरेंगे।
पर चलो थोड़ा एकदम से तो फर्क नहीं पड़ा। पहले शुरू में क्या हुआ कि मरने लगे ये। मरने के बाद ये थोड़े बेहोश ही हो रहे थे, चक्कर सा पड़ जाता था, पर जैसे आप कॉइल को बंद करोगे तो ये फिर से रिवाइव कर जाएंगे। मतलब बेहोशी हो रही थी इनको, होश में आ जा रहे थे दोबारा से वापस। फिर बेहोशी के बाद हमने देखा कि इस कॉइल से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर हॉस्टल वालों ने एक स्ट्रिप यूज करी होगी, पिंक कलर की स्ट्रिप आती थी, मतलब स्टडी रूम में जाना होता था। हाँ नहीं, ऑल आउट नहीं था, वो स्ट्रिप होती थी ऐसे पैकेट की। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब ब्रांड कोई सी भी होगी, एक स्ट्रिप आती थी छोटी सी, उसको लेके आए कि जहां पे भी आप बैठे हो, जहां भी आप बैठे हो वहां पे इसको जला लो, आपके आसपास मच्छर नहीं आएंगे। थोड़ी देर, थोड़े टाइम तक इससे कभी मरे नहीं, वैसे भाग जरूर जाते थे वहां से। थोड़ी देर के बाद आपको एक और स्ट्रिप जलानी पड़ती थी, तो ये भी काम नहीं बना। फिर चली आपकी ऑल आउट, नाइट आउट, वो सारी सीरीज जिसमें एक बटन लगा होता है। अब बटन भी बाद में लगा, पहले क्या हुआ इसके पास मर जाया करते थे ये। फिर बाद में सेम हुआ कि लाइट के बाद डीजे चल रहा होता था मस्किटोस का, कि यहाँ तो कुछ नहीं होता अपने को, ये देखो हम घूम रहे हैं। बेइज्जती थी वो एक तरह से साइंस की, कि तुमने बना लिया नाइट आउट, हम फिर भी डांस कर पा रहे हैं। अब पहले सेम ही स्टोरी, पहले मर रहे थे, फिर बेहोश हुए, फिर एक टाइम आया डांस कर रहे हैं उसके आसपास। फिर आपने अपने नाइट आउट को अपग्रेड करा। नाइट आउट को अपग्रेड करके क्या किया, इसमें बटन ऐड कर दिया कि मच्छर की इंटेंसिटी कितनी है, कितने नंबर ऑफ मच्छर आपके कमरे के अंदर हैं, तो उस हिसाब से आप एक्टिव मोड, डाउन मोड, वो सारी चीजें यूज कर सकते हो। लो भी था, मिड भी था, एक्टिव मोड भी था, मतलब जब ज्यादा ही मच्छर हो जाएंगे तो आप एक्टिव मोड पे कर लेना। या फिर आप चाहते हो एक रूम से दूसरे ड्राइंग रूम तक भी आपकी रेडिएशन पहुंच सके, तो एक्टिव मोड आप ऑन कर सकते हो। अगेन सेम ही स्टोरी हुई। आज के टाइम पे मरता है कोई मच्छर इनसे? नहीं मरता, जबकि आपने बटन भी लगा लिए कि एक्टिव मोड, लो मोड, मिड मोड, सारी चीजें आपने लगा ली, पर फिर भी वो मच्छर नहीं मरे। मतलब ये क्या करे जा रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, म्यूटेशन करे जा रहे हैं। इसके लिए एक और शब्द भी यूज करा जा रहा है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है किसी चीज को रोकना। यहाँ पे किस चीज को रोका जा रहा है, कि जो दवाइयां आप खा रहे हैं या इनके लिए दवाइयां कोई लगा रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, जो मर्जी चीज है, उसकी वजह से इनमें आ चुकी है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब आपने इनको इतना स्ट्रांग बना दिया, छोटी छोटी चीजें बना बना के, कि आज के टाइम पे इन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सेम आपका रेड हिट होता है। एक लक्ष्मण रेखा भी होती है, सुना है इसके बारे में किसी ने? लक्ष्मण रेखा लाई गई थी कॉकरोचेस के लिए, कि कॉकरोच के लिए आप लगा दो साइड से, पूरे सुबह तक देखोगे तो मर जाएंगे। सेम हमने भी लगाई थी एक टाइम पे अपने घर पे, तो लगाई तो अगले दिन कॉकरोच ही कॉकरोच पड़े थे। मैं ऐसे उठा रही हूँ, मैं ये क्या चीज आ गई है, तो वो कॉकरोच थे। पर थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, कोई कॉकरोच नहीं मरता था। आप जितनी मर्जी एडवांस लक्ष्मण रेखा आई 30% एक्स्ट्रा के साथ, और केमिकल और भी स्ट्रांग, पर कोई अब कॉकरोच नहीं मर रहा था। कॉकरोच को लग गया पता, भाई कुछ नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है, प्लेसिबो करते हैं हमारे साथ। उन्होंने भी क्या किया, बॉडी के अंदर अडेप्टेशन कर ली। अब जब अडेप्टेशन कर ली तो उसके बाद बोला कि नई चीज बनाते हैं, रेड हिट लेके आए। आज के टाइम पे रेड हिट से भी थोड़ी देर के लिए बेहोश होते हैं, अंटिल और अनलेस साहब ने ज्यादा स्प्रे उसके मुंह के ऊपर मार दिया था। वैसे ही रेड हिट का यूज पहले छिपकलियों के लिए भी यूज कर लेते थे, कि छिपकलियां भी भाग जाती हैं, कि पता नहीं मर जाती हैं। अब करना उनके ऊपर स्प्रे, कुछ नहीं, आप वो धोखा देंगी, ऐसे उल्टे पलट जाएंगी कि हम मर चुकी हैं। जैसे आप झाड़ू लेके आओगे दोबारा से, वो फिर से एक्टिव होके भागेंगी आपके पीछे। तो मतलब क्या, और ये सारी चीजें, ये अपनी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप करे जा रहे हैं, म्यूटेशन कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर आ रही है रेजिस्टेंस। और वैसी ही रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने। तो तभी नाम पड़ा है इसका AMR। जब आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, आप कॉन्टिन्यूसली एंटीबायोटिक खाते हो। अब जब आप एंटीबायोटिक खाओगे तो उससे क्या होगा, एक टाइम पे वो ठीक होगी, एक टाइम पे आपकी डोज बढ़ेगी, डोज बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बॉडी के लिए। और आप मानोगे नहीं, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला था कि R&D करिए किस चीज के ऊपर, की AMR को कैसे रोकना है, और वो दवाई ले आए। मतलब जो बीमारी दवाई की वजह से आई है, उसके लिए और दवाई आ चुकी है। समझ रहे हो ये चीज? तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर, यानी कि इस बैक्टीरिया के ऊपर किसी भी एंटीबायोटिक का फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसको क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आज द हिंदू ने इसको इसी वजह से कवर करा है कि AMR के केसेस भी बढ़ने लगे हैं। वही AMR किससे बना, ये दवाइयों से बन गया। और दवाइयां भी तब जब आपने बिना प्रेस्क्रिप्शन की दवाइयां खाई थी, स्पेशली एंटीबायोटिक। आज के टाइम पे सभी को पता है कि जुकाम होएगा तो माड़ी मोटी दवाई कौन सी उठानी है, सभी को पता होता है, प्रेस्क्रिप्शन नहीं लेते। और इवन आपको क्लिनिक्स में, सॉरी, फार्मेसी स्टोर में आराम से मिल जाती है, आपने दवाई का नाम बोलना होता है। इसकी वजह से अब जो AMR का बर्डन है हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर, ये भी बढ़ने लगा है। बीमारियां तो थी, अब ऐसी बीमारियां जिनको एंटीबायोटिक खिला के रोका था, एंटीबायोटिक सारी मेडिसिन आ जाएंगी, क्योंकि वर्ड यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करा है। फंगल इन्फेक्शन, आपके वायरल इन्फेक्शन, वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है।
हाँ एग्जैक्ट, ये उसमें बहुत ज्यादा मिला है क्योंकि उसमें मेडिकेशन ही बहुत ज्यादा होती थी, तभी तो बीपीएलएम रेजिमेन के ऊपर आएगी, दवाइयों का नंबर रिड्यूस करना पड़ेगा अपने को। जितने भी पेशेंट हुआ करते थे उनमें एएमआर डेवलप कर रही थी, मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, दवाई खिला रहे हैं डॉक्टर, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये जो एएमआर का बर्डन है ये भी इंक्रीज कर चुका है मेंस में। बहुत बढ़िया, आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि आपके दो पेपर ऐसे हैं जहां पे हेल्थ सेक्टर को कवर करते हैं, GS1 GS2 दोनों में ही आते हैं, और साइंस एंड टेक में अगर टेक्नोलॉजी पूछ ली तो। हाँ उसमें भी था आइडियोनेला सिकेंसिस वाला, आपने जो पढ़ा था कि ये बेशक आप इन बैक्टीरियाज को यूज कर सकते हो प्लास्टिक को डिग्रेड करवाने के लिए, पर दिक्कत कहाँ पे आ रही है, वो भी एएमआर डेवलप कर रहे हैं, कल को उनका नंबर इंक्रीज हुआ, आपके पास कुछ नहीं है कि उसको सप्रेस कर सको उसके बाद जब वो ह्यूमन विसिनिटी में आएगा। तो ये है आपकी एएमआर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। लग गई है दोनों पता। आज के दोनों ही न्यूज़पेपर में ये दोनों ही टर्म्स एक्सटेंसिवली कवर करी हैं, तो इसको ध्यान में रखना।